स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी 2016 और ग्रुप डी 2018 में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, वारदोली सत्याग्रह जो है किसने प्रारंभ किया था? तो वारदोली सत्याग्रह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रारंभ किए थे अक्टूबर 1928 में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कुछ देख लीजिए क्वेश्चन। कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कर्नाटका में पड़ता है। कुंडन कुलम रिएक्टर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। और नरौरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों ये चारों जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है वो काफ़ी एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है, इसलिए आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आयोडीन परीक्षण किसको पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन परीक्षण जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ये जो है अभी एनटीपीसी में निम्नलिखित फेज में, जैसे 6 तक फेज हो गए हैं तो सभी फेज में लगभग जो है ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति जो है वो विनोबा भावे हैं। दोस्तों ये पहला नहीं अभी पूछा है, अभी तो है, ये दूसरा भी पूछ लिया जा रहा है कि पालन करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है, आपका तीसरा व्यक्ति कौन है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को पालन करने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो विनोबा भावे हैं, दूसरा जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और तीसरा जो है वो ब्रह्मा दत्त हैं। तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। अगला देखिए, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो दोस्तों पहला क्रिकेटर जो थे वो लाला अमरनाथ थे, ठीक है, लाला अमरनाथ। देखिए, राजा रवि वर्मा जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे वो चित्रकारी में आपका प्रसिद्ध थे। अगला देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, और वारदोली सत्याग्रह दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको क्लियर रखिएगा कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो थे उसको पालन करने वाले पहले व्यक्ति जो आपका विनोबा भावे थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरा ब्रह्मादत्त थे। और वारदोली जो सत्याग्रह है देख लीजिए इसको डिटेल में थोड़ा। 1928 ईस्वी में ये तो शुरू किए थे, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि सरदार वल्लभ भाई जी ने पटेल ने शुरू किए थे। तो देख लीजिए, वारदोली सत्याग्रह गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था। ये भी पूछता है कि वारदोली सत्याग्रह जो है किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो वहाँ के गुजरात के जो किसानों थे उसके लगान वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था। तो आप लोग ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भोजन में खाली स्थान की उपस्थिति की परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन है, वसा है, स्टार्च है, आपका प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए ही आपका आयोडीन का उपयोग किया जाता है। दोनों क्वेश्चन में दोस्तों अंतर है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो देखे थे ये बोल रहा है कि आयोडीन परीक्षण किसको पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा क्योंकि आयोडीन परीक्षण की बात बोल रहा है। और यहाँ पे आपका है कि भोजन में किसकी उपस्थिति के परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर स्टार्च हो जाएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? ठीक है, आपका NaOH है, KOH है और आपका NH4OH है और C2H5OH है, ठीक है। तो आपका एथेनॉल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्षार नहीं है, ठीक है, C2H5OH। अगला देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आपका इंसुलिन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आपका इंसुलिन जो है वो मानव रक्त में शर्करा की नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जानवरों के और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जानवरों को और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को अध्ययन करने को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोनों एक ही लगेगा आपको, लेकिन ये अलग हो जाएगा, इथोलॉजी अलग होता है और इकोलॉजी अलग हो जाता है। तो जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन के बारे में पूछेगा तो आपका इकोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। और देख लीजिए इथोलॉजी किसको बोलते हैं? जानवरों के व्यवहार जो है, जैसे मान लीजिए कौन जानवर कैसा व्यवहार करता है, ठीक है, अगर उसके बारे में डिटेल में अध्ययन
जो करते हैं उसको कहा जाता है आपको इथोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे पहला हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, कि एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, कि अपघटन अभिक्रिया होगा, कि संयोजन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर से जो है आपका इसके अनुसार आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। दोस्तों पहले समझ लीजिए कि एकल विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉपर विलयन और लौह धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि तांबा नामक धातु का जो निर्माण होता है तो वो किस विधि से होता है, मतलब द्विविस्थापन से होता है, आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया से होता है, या अपघटन से होता है, या संयोजन अभिक्रिया से होता है। तो देखिए ये कॉपर देखिए ये लोहा के साथ सल्फेट मिलकर बना देगा, ये कॉपर बाहर निकलेगा। तो दोस्तों देखिए एकल कैसे होगा, ये आपका कॉपर जो है केवल कॉपर ही अलग हुआ ना, क्योंकि ये तो इसके साथ चला गया, ये सिंगल ही अलग हो रहा है ना, तो इसलिए एकल होगा। अगर दो चीज अलग होता, प्लस में कोई और लिखा रहता, तो वहां पे आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही आपका कॉपर जो है, जो पूछ रहा है उसी पर ध्यान देना। जैसे तांबा के बारे में बात हो रहा है तो तांबा के बारे में ही हम देखेंगे। यहाँ पे कॉपर जो है आपका एक अलग हो रहा है, एक जा रहा है इसके साथ। ठीक है, ये आपका FeSO4 बना रहा है और कॉपर जा रहा है, तो कॉपर आपका यहाँ से सिंगल हो जाएगा। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया द्वारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देख लीजिए, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, वस्तु की सामग्री, वस्तु का ताप, वस्तु का गुणवत्ता। ठीक है, तो वस्तु का कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंग का आयाम जो है आपका वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। अगला देखिए हीलियम का परमाणुकता क्या है। ठीक है, ऐसा देखिए दोस्तों, परमाणुकता ठीक है और परमाणु संख्या दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, एक ही मत समझ लीजिएगा कि हीलियम जो हुआ आपका, मान लें कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 हुआ तो आपका 2 करेक्ट आंसर हो गया। नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा आपका। हीलियम का परमाणुकता मतलब एटॉमिसिटी बोल रहा है वो। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होगा हीलियम का, तो देखिए जितने भी आपका अक्रिय गैस होते हैं, जैसे आपका हो गया, देखिए यहाँ से हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन हो गया। ठीक है, ये सभी अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी का जो होता है आपका, ये सभी का जो एटॉमिसिटी होता है वो आपका एक ही होता है। ठीक है, एक होता है। देख लीजिए यहाँ से लिखा हुआ है सभी अक्रिय गैसों का एटॉमिसिटी जो है एक होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग परमाणु संख्या पर जाएं, जितने भी आपका अक्रिय गैस होता है वो सभी का आपका एटॉमिसिटी एक ही होता है। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछता है फास्फोरस और सल्फर का। तो देखिए फास्फोरस का आपका एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता जो है वो 4 हो जाएगा और सल्फर का जो है आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए सूर्य और तारों उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं, वो किस कारण से चमकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए वो जो है आपका किसके कारण चमकते हैं, वो आपका प्लाज्मा के कारण चमक। देखिए फिर से देख लीजिए, सूर्य और तारों उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति के वजह से चमकते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन में आपका क्या रहेगा, आपका हाइड्रोजन हीलियम भी रहेगा, मतलब जिससे सूर्य जो है वो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वो ऑप्शन में मत मारिएगा। ठीक है, जनरली हाइड्रोजन हीलियम मार देते हैं लोग कि वही हो जाएगा, लेकिन वहाँ से प्लाज्मा आपका प्लाज्मा के उपस्थिति के कारण वो चमकते हैं। ठीक है, मिलकर निर्मित किससे हुआ है तब आप मार सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, लेकिन ऐसे आप नहीं मार सकते हैं। सूर्य और तारों उनमें जो है प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकता है, तो आपका प्लाज्मा जो है वहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका गैम्बूसिया होता है दोस्तों, गैम्बूसिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया समानतः निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका देख लीजिए ऑप्शन, विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ से योगात्मक अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है
आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी में, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी लेवल का आप लोग को तैयारी करना होगा और इतना आसान नहीं पूछता है दोस्तों, अब सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आपको उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, किस मुख्यमंत्री द्वारा भारत में फाइबर ग्रिड इंटरनेट परियोजना शुरू किया गया? तो ये चंद्रबाबू नायडू के द्वारा आपको शुरू किया गया था फाइबर ग्रिड इंटरनेट योजना। अगला देख लीजिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये आपका प्रतिध्वनि कहा जाता है, आपका प्रतिध्वनि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट्स को खाली स्थान भी कहा जाता है, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट को भी कहा जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका संक्रमण तत्व, अक्रिय गैस, सामान्य तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व। दोस्तों देखिए ढेर सोच रहे होंगे कि संक्रमण तत्व हो जाएगा, देखिए यहाँ से, लेकिन वो संक्रमण तत्व कभी नहीं होगा। देखिए इसको तो बोलते हैं आपका पहला वाला वर्ग को तो क्षारीय धातु बोलते हैं, इसको आपका दूसरा वाला को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से पीला वाला जो दिख रहा है, यहाँ से 3 से लेकर आपका 12 तक, तो ये आपका जो आता है आपका संक्रमण तत्व में आता है। देखिए यहाँ पे लैंथेनाइट एक्टेनाइट दिया हुआ है, तो सोच लेते हैं कि ये संक्रमण तत्व ही हो गया, जबकि ये अगर आपका ऑप्शन में आंतरिक संक्रमण तत्व दिया रहे तो करेक्ट आंसर आपका आंतरिक संक्रमण तत्व ही होगा, ठीक है। आपका लैंथेनाइट जो हो गया और एक्टेनाइट जो हो गया आपका आंतरिक संक्रमण तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपका आंतरिक संक्रमण तत्व जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो आपका जीभ जो होता है मानव शरीर का, वो दोनों सिरों पर जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो आपका मिडिल पॉइंट में ही जुड़ा हुआ होता है। देखिए क्वेश्चन अगला, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होता है? तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि नाभिक में होता क्या है। तो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षा में चक्कर मारते हुए रहता है। तो बोल रहा है कि नाभिक में किसके उपस्थिति के बराबर होता है परमाणु संख्या? तो चूंकि परमाणु संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि आपका प्रोटोनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है। तो आपका परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होगा, और नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो आपका परमाणु क्रमांक जो है वो नाभिक में आपका प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल हो जाएगा। अब बोलेंगे कि नाभिक में तो आप बताएं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आपका उसमें तो न्यूट्रॉनों की संख्या है नहीं कि इक्वल होगा, इसलिए परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ना तो इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर मारता है, और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होता है परमाणु संख्या के, इसलिए न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए रुस्तम 2 जो है भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित एक है, यानी दोस्तों क्या है ये, ठीक है। तो रुस्तम 2 जो है वो मानव रहित लड़ाकू यान है, ठीक है। इसमें मानव से नहीं चलता है, यानी ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपका रिमोट वगैरह से चलता होगा, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लिए हैं। देखिए नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, ठीक है, ये चारों जो है वो अरब सागर में गिरती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में नहीं गिरता है, चाहे निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में गिरती है। तो ये आप किसी भी तरह से पूछेगा तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि चारों मतलब जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग किसी भी तरह से पूछेगा तो इसको आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और पेरियार जो होता है वो सभी जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अगला देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा, ठीक है, ये तीनों जो बुक है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों बुक पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है, प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा गया है, नागनंदा किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये तीनों जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए रोम जो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है।
और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है कि रैम जो है आपका कैसा मेमोरी है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, तो आपका वोलेटाइल मेमोरी रैम होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस तरह की स्टोरेज है? तो हार्ड डिस्क जो है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, जिंक सल्फेट जो है के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या निर्माण होगा? तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन में रहेगा कि जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, कि जिंक मतलब फास्फेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो आपका करेक्ट आंसर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट के मिश्रण में जब कॉपर धातु को डुबोते हैं तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, ज्यों का त्यों ही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।